जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ सकते हैं, विश्व का भूगोल व भारत का भूगोल। फ्रेंड्स, हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हम लोगों ने अध्याय 3 यानी कि भारत के भू आकृति से संबंधित चैप्टर को यानी लेसन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और उसी के साथ साथ हम लोगों ने उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी पूर्ण कर लिया यानी कि पूरा कर लिया। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम अध्याय 4 यानी कि अपवाह तंत्र, भारत की नदियों का जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, भारत के नदियों का जो अपवाह तंत्र है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि इस अध्याय से जो है एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इस लिहाज से जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है। फ्रेंड्स, पूरे विश्व के सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी की बात करें तो अमेजन की द्रोणी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। अमेजन नदी की सबसे बड़ी द्रोणी है अपवाह द्रोणी। वहीं भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी की बात करें तो वो जो है गंगा की जो अपवाह द्रोणी है वो सबसे बड़ी है। अपवाह द्रोणी का मतलब ये होता है कि नदियाँ जिन जिन क्षेत्रों से अपना जो है जल ग्रहण करके और जिन क्षेत्रों से होकर बहते हुए समुद्र तक जाती है, यानी कि अपने उद्गम स्थल से लेकर मुहाने तक के जो रास्ते का सफ़र तय करती है और जिन जिन आकृतियों के माध्यम से तय करती है उसे ही जो है अपवाह द्रोणी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, अपवाह द्रोणी की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नदियों का जो है जल का बहाव एक विशेष रूप से एक विशेष जल मार्ग यानी कि एक विशेष जल मार्ग जिसे हम वाहिका कह सकते हैं उसके माध्यम से होता है, तो उन जिन वाहिकाओं से जो है उन नदियों के जल का बहाव होता है उसे ही जो है नदियों का अपवाह कहते हैं। और ये जो वाहिकाएं होती हैं, आप देख पा रहे हैं, ये पूरा जो है ये भी क्षेत्र, ये सब जो है इसके अपवाह द्रोणी में शामिल होंगे। फ्रेंड्स, बात करें तो अपवाह तंत्र जो होता है वह मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो है एक एकीकृत तंत्र होता है, यानी कि मुख्य नदी आ रही है और इधर से ऐसे लगी सहायक नदी सहायक नदी सहायक नदी, तो ये जो है पूरा ये एरिया अपवाह तंत्र उसका कहलाएगा। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है और जिस क्षेत्र से, यानी मान लें कि इधर से ये अपना जल बहा कर ला रही है, ये इधर से ला रही है, ये इधर से ला रही है, ये इधर से ला रही है, तो इसे जो है फ्रेंड्स हम लोग जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया के नाम से जानते हैं। इन सब एरिया को हम कैचमेंट एरिया के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आगे बात की जाए तो बड़ी नदियों के जो बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, तो इन नदियों की जो इन नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र है इसे हम नदी द्रोणी कहेंगे। वहीं छोटी नदी जो है जो नालों द्वारा प्रवाहित होती है, नालों द्वारा, तो इसे हम जल संभर के रूप में जानते हैं, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जल संभर अथवा जल विभाजक एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने का कार्य करती है। जल विभाजक के रूप में कार्य कर रहा है। एक दूसरी नदी है जिसका धारा ऐसे ऐसे है और ये एक दूसरी नदी है, और इस दोनों के अपवाह द्रोणी को अलग करने का कार्य जो है जल संभर या जल विभाजक करती है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स नदियों का अपवाह जो प्रतिरूप होता है, और यहाँ आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि नदियों के अपवाह प्रतिरूप के बारे में, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में अपवाह प्रतिरूप है, अलग अलग अपवाह प्रतिरूप होते हैं। तो इसे हम नदियों के जो है उद्गम स्थान, यानी कि जहाँ मान लेते हैं कि यहाँ से नदी निकली, इस उद्गम स्थान से लेकर यहाँ पर यह मुहाना पर यहाँ पर ख़त्म हो रही है और इसमें ये सहायक नदियाँ लगी हुई है, तो इसके उद्गम स्थान से लेकर मुहाने तक यानी कि मुख तक नदी व उसके सहायक नदी द्वारा जो है ये जो रचना बनाई गई, इसी रचना को जो है अपवाह प्रतिरूप यानी कि ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। और ये जो अपवाह प्रतिरूप बनती है ये क्यों बनती है, इसके क्या कारण होते हैं, तो इसके जो है कुछ कारण होते हैं और उस कारण से बनते हैं। जैसे कि ये जो अपवाह प्रतिरूप बनती है इसमें जो है काफ़ी समय लगता है, तो इसमें भू वैज्ञानिक समय अवधि का भी काफ़ी महत्व होता है। मान लेते हैं कि यहाँ से नदियाँ बह रही है, कुछ समय पश्चात यहाँ से बह रही है, यहाँ से बह रही, तो ये जो है इसमें समय का भी जो है काफ़ी महत्व होता है। उसके बाद बात करें तो यह जो नदियाँ हैं ये जिन क्षेत्रों से होकर बहती है तो वहाँ उन क्षेत्रों की जो है क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, उसकी संरचना क्या है, क्या उसकी चट्टानी संरचना है या मिट्टी वाली संरचना है, तो इस पर भी निर्भर करती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो
ये स्थलाकृति पर भी निर्भर करती है, यानी स्थल की आकृति कैसी है, कैसी ऊंची है, नीची है, तो इन सब पर भी जो है निर्भर करती है। उसके साथ साथ बात करें फ्रेंड्स, तो ये ढाल प्रवणता पर भी निर्भर करती है। ढाल प्रवणता का मतलब ये हुआ कि ये जैसे यहाँ से ये ढाल कितनी कैसी ढाल है, इस पर भी जो है ये निर्भर करती है। उसके बाद बात करें ये जल की मात्रा कितनी लेकर आती है, उस पर भी जो है यह पैटर्न निर्भर करती है कि कितना जल जो है लेकर आ रही है, और उस हिसाब से भी जो है इसके पैटर्न बनते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स बहाव की अवधि क्या है, क्या ये 12 मास बहती है या सिर्फ वर्षा के मौसम में बहती है, तो ये भी जो है इसके अफवाह प्रतिरूप बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार जो है नदियों के अफवाह के विविध प्रतिरूप होते हैं, और उनमें से हम कुछ को जान सकते हैं। जैसे बात करें ध्रुमाकृतिक यानी कि वृक्षाकार, ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे दे रहे हैं ये ध्रुमाकृतिक यानी कि वृक्ष के आकार में आपको फिगर में दिख रहा होगा। इसे ध्रुमाकृतिक या वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में जाने तो इसे डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स ये जो प्रतिरूप है, जब नदियों की जलधारा उस स्थान के स्थलीय ढाल के अनुसार बहती है, तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी के द्वारा जो है वृक्ष के शाखाओं के रूप में अफवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। कब निर्माण होगा, जब नदी की जो जलधाराएं हैं वो जलधाराएं अपने जहाँ से निकली और वहाँ के स्थलीय ढाल के अनुसार जो है बहने लगे, और उसकी सहायक नदी इसमें फिर मिलती है, तो ये जो है वृक्ष के आकार का जो है पैटर्न बनाती है। इसे आप ध्यान रख सकते हैं, और इसे जो है ध्रुमाकृतिक अफवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। वैसे बात करें फ्रेंड, तो उत्तर भारत की जो अनेक नदियाँ हैं, उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हैं उत्तर भारत की, वो जो है इसी पैटर्न का जो है इस पैटर्न को फॉलो करती है। फ्रेंड्स दक्षिण भारत के पूर्व की ओर बहाव वाली नदियाँ, जैसे पूर्वी घाट में जो दक्षिण भारत की नदियाँ आती हैं, जैसे बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, ये सब जो है इसी अफवाह प्रतिरूप का जो है अनुसरण करती है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप की। तो यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप की बात हो रही है, और इसे अंग्रेजी में जो है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। TRELLIS ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। ये जो है फ्रेंड्स, जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हो, तब जो है ऐसा प्रतिरूप का निर्माण होता है। यानी आप देख रहे हैं मुख्य नदी जो है एक दूसरे के समानांतर बहती है, वहीं सहायक नदियाँ जो है एक दूसरे को ये समकोण पर काटने का कार्य कर रही है, तो इसलिए जो है ये जो जिस प्रतिरूप का अनुसरण करती है, यह जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप कहलाती है। आगे बात करें फ्रेंड, तो आगे कहा गया है आयताकार प्रतिरूप की, और आप देख पा रहे हैं इसे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं, और इसमें जो है सहायक नदियाँ अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सहायक नदी अपने मुख्य नदी से समकोण पर मिलने का कार्य करती है, और इस प्रकार जो है जो प्रतिरूप बनते हैं इसे आयताकार अफवाह प्रतिरूप के रूप में जानते हैं। इसमें जो नदियाँ शामिल है विंध्य के, यानी कि भारत के बीच वाले हिस्से में विंध्य के पहाड़ी एवं पलामू क्षेत्र की कुछ नदियाँ जो है इसी अफवाह प्रतिरूप का जो है अनुसरण करती है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स, तो अरिये अफवाह प्रतिरूप की बात हो रही है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये अरिये, और ये जो है यहाँ से नदियाँ ऐसे निकली, तो ये जो है अरिये अफवाह प्रतिरूप को दर्शाता है। जब किसी केंद्रीय शिखर से यहाँ से जल धाराओं का जो है प्रवाह सभी दिशाओं में होता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं सभी दिशाओं में इसका जल धाराओं का अफवाह होता है, तो इस प्रकार वनी संरचना को जो है अरिये प्रतिरूप यानी कि रेडियल ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इसमें जो शामिल है अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, सोन, इन दोनों का जो है प्रवाह ये अरिये प्रवाह प्रतिरूप का जो है अनुसरण करती है, नर्मदा और सोन। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स अगला जो पैटर्न है, ये पैटर्न है वलयाकार प्रतिरूप, और आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे इसे एन्यूलर ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स परवर्ती नदियाँ अनुवर्ती नदियों से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चापाकार मार्ग से गुजरती है। पर्वतीय नदियाँ अनुवर्ती नदियों से जुड़ने से पहले जो है वक्र या चापाकार मार्ग से होकर गुजरती है, जिसे वलयाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। और यह अफवाह प्रतिरूप जो है भारत में सामान्यतः विकसित नहीं है। वलयाकार जो है भारत में सामान्यतः जो है विकसित नहीं है। नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में पड़ती है, और वह पिथौरागढ़ की बात करें उत्तराखंड,
इन पहाड़ की नदियों में से कुछ जो है इसके उदाहरण मिलते हैं। वैसे जनरली जो है भारत में इसके पैटर्न नहीं मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करें तो अगला जो है वह है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अगला जो है रूप की बात करें तो देखिए सभी ओर से नदियाँ आ रही है और एक गर्त में ये मिलने का कार्य कर रही है। तो ये जो गर्त में मिलने का कार्य कर रही है नदियाँ, ये जो है ये अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का जो है अनुसरण कर रही है। इसे सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो इसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अब आगे बात की जाए तो अगला जो है गुंबदाकृति अपवाह प्रतिरूप होता है, जिसे डोमसोप ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। और ये जो है लगभग अरीय पैटर्न को जो है अनुसरण करते हैं और इसी का जो है मिला जुला रूप है। उसके बाद बात करें समानांतर अपवाह प्रतिरूप की, और आप यहाँ देख पा रही हैं समानांतर अपवाह प्रतिरूप पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। और इस अपवाह प्रतिरूप में नदियाँ लगभग एक दूसरे से समानांतर बहती है, यानी कि एक दूसरे के समानांतर बहने का कार्य करती है। पश्चिमी घाट से अरब सागर में मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं वे इसके उदाहरण हैं। पश्चिम घाट से जो अरब सागर में, यानी कि अरब सागर में जो नदियां मिलती हैं ये इसके उदाहरण है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अपवाह तंत्र को जो है अगर हम फिर से अपवाह तंत्र को बांटना चाहे तो पहले जो धरातल की सतह रही हैं, उसकी जो ढाल रही हैं और वहाँ की भूमि की जो संरचना रही है, उसके आधार पर हम अपवाह तंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं। और एक जो होता है वो क्रमवर्ती अपवाह तंत्र होता है, जिसे सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र होता है, यानी इसे इनसीक्वेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम पहले की, जिसे हम कहते हैं क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, यानी कि सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इसे हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक अनुवर्ती नदियाँ और दूसरी होती है परवर्ती नदियाँ। एक अनुवर्ती नदियाँ और दूसरी परवर्ती नदियाँ। तो फ्रेंड्स, बात करें अनुवर्ती नदियाँ की, तो ये वे नदियाँ जो सामान्य ढाल, यानी ये जो ढाल है इसी के दिशा का जो है अनुसरण करती है और ये जो है अनुवर्ती नदियाँ कहलाती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ जो है अनुवर्ती नदियों के उदाहरण है, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब जो है शामिल है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है अनुवर्ती नदी का उद्गम होता है, जो क्षेत्रीय धरातल के अनुरूप बहती है। तो सब ये मान लेते हैं कि नदी का जो उद्गम हुआ तो सर्वप्रथम जो है अनुवर्ती नदी का ही किसी क्षेत्र में उद्गम होता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स इसके दूसरे पॉइंट परवर्ती नदी की, तो परवर्ती की नदी की बात करें तो ये जो नदियाँ होती है ये मध्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियाँ होती हैं। जैसे बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, सोन, ये नदियाँ जो है गंगा तथा यमुना में जाकर ऐसे समकोण पर मिलने का कार्य करती है। तो ये जो है परवर्ती नदियाँ कहलाती है। आप देख पा रहे हैं कि ये गंगा नदी है, ये सोन नदी है, यहाँ पे मिल गई समकोण पे, तो ये जो है परवर्ती नदी के उदाहरण है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र की। अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र यानी कि इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इसके अंतर्गत उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती। यानी आप देख पा रहे हैं कि क्रमवर्ती नदियों में वे नदियां शामिल होती हैं जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है। वहीं अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र की बात करें तो इनमें वे नदियां शामिल होती हैं जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं फ्रेंड्स, और भौमकीय संरचना के प्रतिकूल प्रवाहित होती है, जैसे पूर्ववर्ती तथा पूर्वारोपित नदियाँ। इसे दो भाग में बांटा जा सकता है, एक पूर्ववर्ती नदी और दूसरा जो है पूर्वारोपित नदी। बात करें फ्रेंड्स पूर्ववर्ती नदियाँ की यानी कि एंटीसीडेंट रिवर्स की, तो वे नदियाँ जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती थी तथा अपनी धाराओं की दिशा में उत्थित स्थलों जैसे कि पर्वतों को काटकर गार्ज बना दिया, महाखंड बना दिया और तब उसके बाद प्रवाहित हो रही है, तो ये पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। और इसमें सिंधु नदी, पूर्ववर्ती नदी में सिंधु नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स सतलज नदी, ये सब जो है पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। वहीं बात करें इसके दूसरे खंड पूर्वारोपित नदी की, तो पूर्वारोपित नदी की बात करें इसे अंग्रेजी में सुपर इम्पोज्ड रिवर के नाम से जानते हैं। और ये नदियाँ जो है स्थल खंड के ढाल का अनुसरण ये भी नहीं करती हैं। और फ्रेंड्स इसमें स्वर्ण रेखा, सोन नदी,
उसके बाद चंबल नदी, उसके बाद बनास नदी, ये सब जो है पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियों का उदाहरण है। अब फ्रेंड्स चलिए आगे बात करते हैं, भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडियन रिवर्स। भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारत के नदियों के अपवाह तंत्र को दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। भारत के नदियों के अपवाह तंत्र को भौगोलिक आकृति जो है भारत की, जिसे हम अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, उसके आधार पर जो है भारत के नदी के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक जो है हिमालय के नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। यहाँ हम इसे उत्तर भारत की यानी कि हिमालय से अपवाहित होने वाली नदियाँ, वहीं नीचे बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ हैं, इसे दो भाग में बांटा जा सकता है। फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले हिमालय से बहने वाली नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो होती है ये 12 मासी होती है, यानी कि 12 महीने जो है यह बहती रहती हैं सालों भर, और इनमें पूरे साल जो है जल बहता रहता है। इसको जो जल की प्राप्ति होती है हिमखंड यानी कि बर्फ़ के पिघलने से और वर्षा दोनों से प्राप्त होती है। यही कारण है कि यह 12 मास जो है बहती रहती है। ये नदियाँ जो है अपने मार्ग में भी टाइप का गार्ज बनाती हैं, भी आकार की घाटियाँ बनाती है, गहरे गार्ज और भी आकार की घाटी, छिपड़िकाएँ और जलप्रपात का भी निर्माण करती हैं। और मैदान में जब पहुंचती है तो समतल घाटी, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, विसर्प तथा डेल्टाओं का निर्माण करती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह तंत्र को हम मुख्यतः 3 नदियों के अपवाह तंत्र इसमें शामिल हैं। एक जो है सिंधु नदी जो इस साइड में है, उसके बाद दूसरा जो है हिमालय की नदियों को 3 भाग बांटा जाए, एक सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, दूसरा गंगा नदी का अपवाह तंत्र और तीसरा यहाँ पर देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। तो 3 भाग में इसे बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी भारत के यानी कि हिमालय के नदियों के अपवाह तंत्र की, और उसमें सबसे पहले हम सिंधु के अपवाह तंत्र की बात करते हैं, सिंधु नदी के। तो फ्रेंड्स सिंधु जो नदी है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है, और इसे तिब्बत में जो है सिंगी खबान अथवा शेरमुख के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, सिंधु नदी के बारे में ये बात हो रही है। फ्रेंड्स यह जब अपने उद्गम जहाँ से ये निकलती है उसके पश्चात जो है इस वाले भाग में ये लद्दाख वाला भाग है, और जास्कर के बीच जो है उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई यह दमचोक के पास फ्रेंड्स यह उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित हुई यह दमचोक के पास जो है भारत में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है तो लद्दाख वाले साइड में ये दमचोक के पास जो है भारत में प्रवेश करने का कार्य करती है। तो ये इसे आप ध्यान रख सकते हैं, दमचोक के पास प्रवेश करती है। तथा लद्दाख एवं गिलगित से प्रवाहित होने के दौरान जो है जब ये लद्दाख और गिलगित से प्रवाहित होती है तो इस वाले क्षेत्र में जो है गार्ज निर्माण करने का जो है यह कार्य करती है, और गार्ज का निर्माण करके दर्दिस्तान में जो है चिल्लर के निकट यहाँ पर चिल्लर एक जगह है जो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा पर पड़ता है, और वहाँ से जो है यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत में जो है इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है 1114 किलोमीटर। वहीं इसके कुल लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, और इसे आप ध्यान रख सकते हैं। कई स्रोतों में जो है 2900 किलोमीटर भी दिया गया है। फ्रेंड्स सिंधु नदी के बाएं एवं दाएं दोनों तरफ से अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जिसमें स्वेक, गिलगित, ये सब नदियां भी मिलती हैं। स्वेक, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, पंचनद, और पंचनद में जो है शामिल है यहाँ पर देख पा रहे हैं झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज, तो ये सब नदियाँ भी मिलती हैं। उसी में स्वेक नदी की बात करें और उसके बाद गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, ये सब नदियाँ भी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो इनमें काबुल के अतिरिक्त जो है दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य सहायक नदी में कुर्रम, उसके बाद दाहिने तट यानी कि इस वाले साइड में कुर्रम, तोची, और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो गोमल, बियोबा और संगर है। और ये जो सभी नदियां हैं ये सभी नदियां जो है सुलेमान, इधर सुलेमान पर्वत श्रेणी है, इसी से जो है ये सारी नदियां निकलती हैं, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो पंचनद नदियां जो है आपस में मिलकर मिठान कोट के पास जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पाकिस्तान में मिठान कोट के पास जो है ये सभी नदियाँ पंचनद सिंधु नदी में आपस में मिल जाती है।
और ये सिंधु नदी जो है जाकर अंततः जो है इधर अरब सागर में गिर जाता है। तो अरब सागर जो है इसका मुहाना है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स सिंधु नदी के बारे में, तो सबसे आवश्यक तथ्य ये है, ये भारत में केवल जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में ही प्रवाहित होती है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत में केवल जो है ये जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में ही प्रवाहित होती है। उसके बाद सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है लेह अवस्थित है। लेह जो है इसके दाएं तट पर है। वहीं सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार जो है भारत इसके विसर्जन क्षमता का 20% भाग का जो है उपयोग कर सकता है, अकॉर्डिंग टू सिंधु समझौता के अनुसार। तो ये बात हम लोग फ्रेंड्स सिंधु नदी के बारे में कर रहे थे। तो फ्रेंड्स झेलम नदी की, और आप यहाँ देख पा रहे हैं फिगर में ये झेलम नदी। फ्रेंड्स झेलम नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर पड़ती है, और इसी गिरपद में स्थित वेरीनाग के निकट जो है शेषनाग झील में जो है इसका वेरीनाग के निकट शेषनाग झील में आप इसे ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर झेलम नदी की जो है उत्पत्ति होती है, उद्गम होती है, और यह जो है वुल्लर झील से होती है। ये वुल्लर झील जो है इसी के आसपास पड़ती है। तो ये वुल्लर झील से होती हुई जो है पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये चेनाब नदी जो है यहाँ आकर पाकिस्तान में इससे मिल जाती है। तो इसे आप देख सकते हैं, ये चेनाब नदी यहाँ पे मिल जाती है। फ्रेंड्स यह श्रीनगर के पास जो है विसर्प का निर्माण करती है, और विसर्प इस प्रकार के प्रतिरूप का जो है निर्माण करती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो पाकिस्तान में जब यह घुसती है तो उससे पहले जो है एक गहरी घाटी का निर्माण करती है, और उस गहरी घाटी को जो है पाकिस्तान में घुसने से पहले जिस गहरी घाटी का निर्माण करती है उसे बास मंगल के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, और ये पीटी के व्यू से इम्पोर्टेंट है। वहीं बात करते फ्रेंड तो पाकिस्तान में जो है चेनाब से मिलने के पहले जो है झेलम नदी पर एक मंगला डैम भी बनाया गया है। तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है चेनाब से मिलने से पहले झेलम नदी पर इस पर मंगला डैम का भी निर्माण किया गया है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को बनाती हुई बहती है। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती हुई बहती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो झेलम नदी पर जो है जम्मू कश्मीर में तुलबुल और उड़ी परियोजनाएं हैं। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि तुलबुल और उड़ी परियोजनाएं जो है झेलम नदी पर ही हैं। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं चेनाब नदी की, और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये चेनाब नदी दिखाया गया है। फ्रेंड्स यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसलिए हम इसे स्टार बना देते हैं। यह सबसे बड़ी सहायक नदी है, और भारत में जो है लगभग 1180 किलोमीटर जो है यह भारत में बहती है, और हिमाचल प्रदेश वाले भाग में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है चेनाब नदी को। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो चेनाब नदी जो है वारालचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के केलांग के निकट तांडी में मिलने के कारण बनती है। यानी कि वारालचा जो दर्रा है इसके दोनों तरफ से जो है चंद्र और भागा बहती है, और ये जो है केलांग के निकट घाटी में एक दूसरे से मिल जाती है, और इसके बाद जो है चंद्र भागा के नाम से जो है यह बहने लगती है। फ्रेंड्स यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के समानांतर कुछ दूरी तक पश्चिम दिशा में बहती है, और किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि यह पीर पंजाल के समानांतर ही पश्चिम की तरफ बहती है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो किश्तवाड़ के निकट जो कि जम्मू कश्मीर का एक भाग है, वहाँ जो है पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है, और इसके बाद जो है यह अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करने का कार्य करती है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद बात करें फिर तो चेनाब नदी पर जो है निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजना है, जिसमें जो चेनाब नदी पर जो जल परियोजना है उसे आप ध्यान रख सकते हैं बगलिहार। ये परियोजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो सलाल परियोजना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी नदी पे है। और दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो ये भी जो है चेनाब नदी पे है। तो ये 3 परियोजनाओं को आप ध्यान रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं रावी नदी की, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर वाला ये रावी नदी को दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है इसका उद्गम? तो इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय के रोहतांग दर्रा, और इस रोहतांग दर्रा के वेस्ट साइड यानी कि पश्चिम साइड से होता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पश्चिम और पूरब करके कंफ्यूज किया जा सकता है। तो रोहतांग दर्रे के ये पश्चिम साइड से जो है इसका उद्गम होता है, और चंबा घाटी में जो है यह प्रवाहित होती है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं।
उसके बाद बात करें फ्रेंड तो यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चेनाब में मिल जाती है। तो यहाँ ये जो जगह आप देख पा रहे हैं ये पाकिस्तान वाला भाग है और इसे सराय सिंधु के नाम से जानते हैं और यहीं पर जो है पाकिस्तान में यह चेनाब नदी से मिल जाती है। यह सिंधु नदी के बाएं तट से मिलने वाली पंचनद नदियों में से एक है, यानी कि ये बाएं तट से मिलने का कार्य करती है सिंधु नदी में। और रावी नदी पर जो परियोजनाएँ हैं, मुख्य परियोजनाएँ, उसमें चमेरा की बात करें, थीन की बात करें जिसे रंजीत सागर के भी नाम से जानते हैं, तो ये परियोजनाएं जो है रावी नदी पर है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ब्यास नदी की। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये ब्यास नदी को दिखाया गया है और यह जो है रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है और रोहतांग दर्रे के पास जो है यह ब्यास कुंड से निकलती है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से जो है यह बहती है, इसे भी ध्यान रख सकते हैं ब्यास नदी के बारे में। और यह धौलाधार श्रेणी में काती एवं लारगी में जो है गाज का निर्माण करती है। तो धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी में जो है यह गाज का भी निर्माण करती है। उसके बाद पंजाब के होशियारपुर ज़िले में स्थित, पंजाब में जो है एक होशियारपुर ज़िला है जो कि वो पंजाब का उत्तरी ज़िला है और इसी ज़िले में स्थित तलवारा नामक स्थान पर जो है, तलवारा नामक स्थान है, यहीं से जो है यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और यह हरिके बैराज जो आप देख रहे हैं, यह हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो स्थान है इसे हरिके के नाम से जानते हैं और यहीं पे हरिके बैराज है। यहाँ पर जो है सतलुज नदी से मिल जाती है और इनके मिलन स्थल पर ही जो है हरिके बैराज बनाया गया है। हरिके बैराज से जो है इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि हरिके बैराज जो यहाँ पर है यहीं पर जो है इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है जो भारत की सबसे लंबी नहर है। और इसका जो निर्माण जो है सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है। और यह पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है, ब्यास नदी, जिसका प्रवाह जो है केवल भारत में है। और ये जो है क्वेश्चन इस प्रकार से इम्पोर्टेंट हो गया कि ब्यास का जो है प्रवाह वो केवल भारत में है। अब जो है फ्रेंड्स बात करते हैं अगले नदी की और अगला नदी जो है सतलुज। और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सतलुज नदी को, तो यह जो है तिब्बत पठार के यानी तिब्बत वाले भाग के राक्षस ताल झील से निकलती है और जहाँ इसे जो है लांगचेन खंबाब, राक्षस ताल को लांगचेन खंबाब के नाम से सतलज को यहाँ पर जाना जाता है। उसके बाद यह भारत में प्रवेश करने से पहले जो है 400 किलोमीटर तक, ये देख पा रहे हैं भारत में, मान लेते हैं कि इससे इधर भारत है तो इससे पहले जो है ये 400 किलोमीटर का आप देख रहे हैं सिंधु के समानांतर जो है यह बहती है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स बात करें तो सिपकिला दर्रा से होकर भारत में जो है यह प्रवेश करती है। किस दर्रा से होकर? तो सिपकिला दर्रा से जो है होकर जो है यह भारत में प्रवेश करने का कार्य करती है। और सिपकिला दर्रा के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, यदि आपको पता हो तो ये किस राज्य में है तो इसे आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो राक्षस ताल से निकलकर जो है यह नदी पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है एवं हिमाचल प्रदेश में जो है गहरी घाटी के निर्माण करती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। भाखरा नांगल परियोजना की बात करें तो भाखरा नांगल डैम, उसके बाद हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर से जो है संबंधित, ये तीनों से संबंधित है। ये हरिके बैराज, भाखरा नांगल और इंदिरा गांधी से, यह जो है भारत के महत्वपूर्ण नदी में से एक है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो सतलज नदी भी जो है फिरोजपुर से फाजिल्का, जो कि पंजाब का एक भाग है, इसके बीच जो है भारत पाकिस्तान के सीमा से होती हुई बहती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो सतलज नदी की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है, जिसमें से यह जो है भारतीय क्षेत्र में 1050 किलोमीटर में बहती है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज हमने फ्रेंड्स हिमालय नदियों, जिसमें 3 तरह के अववाह तंत्र है, सिंधु नदी का अववाह तंत्र, गंगा नदी का अववाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र का अववाह तंत्र, जिसमें से हम लोगों ने सिंधु नदी के अववाह तंत्र के बारे में पूरी तरह से पढ़ा। फ्रेंड्स अगले सेशन में हम गंगा नदी के अववाह तंत्र को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।